हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फिफ्थ सेमेस्टर के यूनिट 4 के बारे में, जो कि हिस्ट्री सब्जेक्ट का है। आपका जो यूनिट 4 है उसमें आपको फांसीवाद और नाजीवाद की जो विचारधाराएं हैं इनके बारे में स्टडी करना है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है या यूनिट कह सकते हैं आप, ठीक है। बिकॉज इसमें से आपसे कारण पूछे जा सकते हैं कि नाजीवाद जो नाजीवाद है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि इसके उदय होने के क्या क्या कारण थे। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं नाजीवाद के बारे में, उसके उदय होने के कारण आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। इनकी जो विचारधाराएं हैं, इनकी विचारधाराओं के बारे में आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। बिकॉज विचारधारा का जो मेन पॉइंट है उसी से आप पॉइंट बना बना के इनके कारण भी लिख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक आता है फांसीवाद की अवधारणा या फिर उसकी विचारधारा। क्या अवधारणा है उसकी? तो फांसीवाद की अवधारणा के इस बारे में हम ये पॉइंट है कि फासिस्मो शब्द का आविष्कार इतावली फांसीवादी तानाशाह, एक तानाशाह व्यक्ति थे बेनिटो मुसलिनी, और स्वयं वर्णित फांसीवाद का दार्शनिक गियोवन्नी जोटाइल। तो दो व्यक्ति हैं, बेनिटो मुसलिनी और गियोवन्नी जोटाइल। इनके द्वारा किसको फांसीवाद की जो अवधारणा है इसको प्रस्तुत किया गया था। यह लैटिन शब्द फैस से लिया गया है जो प्राचीन रोम का प्रतीक है। तो फांसीवाद जो शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द फैस से लिया गया है, जो कि क्या है, रोमन का एक प्रतीक है। इसका जो आप कह सकते हैं कि झंडा किस प्रकार का है, तो यह कुल्हाड़ी के चारों ओर बंधी छड़ों के एक बंडल से मिलकर बना होता है, जो एकता के माध्यम से ताकत को दर्शाता है। मतलब कि कई सारी छड़ी हैं हर तरफ से, ठीक है, और उसमें एक छड़ है जिसके ऊपर आप कह सकते हैं कि कुल्हाड़ी बनी हुई है। तो ये दर्शाता है कि एकता के माध्यम से ताकत को दर्शाता है। तो फांसीवाद का जो आप कह सकते हैं अवधारणा है वो किनके द्वारा लाई गई थी? बेनिटो मुसलिनी और गियोवन्नी जोटाइल के द्वारा लाई गई थी। फिर आती है फांसीवाद एक आधुनिकवादी राष्ट्रवादी राजनीतिक विचारधारा है जो व्यक्ति के ऊपर राष्ट्र को बढ़ावा देते हैं, और यह एक तानाशाही नेता, गंभीर और सामाजिक विनिमय और विपक्ष के शक्तिशाली दमन पर आधारित एक केंद्रित निरंकुश सरकार की अवधारणा पर आधारित है। तो देखिए इस पॉइंट को समझिए कि फांसीवाद की जो अवधारणा है या जो विचारधारा है वो क्या है? राष्ट्रवादी राजनीतिक विचारधारा है, जो कि क्या करती है, एक व्यक्ति के ऊपर राष्ट्र को, एक प्रकार से कि लोगों जनता के ऊपर राष्ट्र है जो कि सबसे ऊपर है, राष्ट्र को बढ़ावा देती है। और यह एक तानाशाही नेता, गंभीर आर्थिक और सामाजिक विनिमय और विपक्ष के शक्तिशाली दमन पर आधारित एक निरंकुश सरकार को अवधारणा देती है। मतलब एक ऐसी सरकार जिसमें कि आपको गंभीर आर्थिक और सामाजिक विनिमय देखने को मिलेगा, विपक्ष में जितने भी नेता हैं या फिर आप कह सकते हैं पार्टियां हैं उन सबको पूरी तरह से हटा देना, ऐसी सरकार, ठीक है। और जहाँ पे तानाशाही नेता देखने को मिलते हों, फांसीवाद की सरकार में इस प्रकार की व्यवस्था होती है। सबसे पहले कि जितने भी दूसरी पार्टियां हैं उनका दमन कर देना, मतलब उन्हें हटा देना। फिर निरंकुश सरकार, तानाशाही नेता, ये सब आपको फांसीवाद की विचारधारा के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। फिर आता है यूरोप में फांसीवाद का उदय प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इटली में शुरू हुआ था। तो यूरोप में जो फांसीवाद की विचारधारा है उसका उदय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इटली में शुरू हुआ था, जब बेनिटो मुसलिनी और अन्य कट्टरपंथियों ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ युद्ध के समर्थन करते हुए राजनीतिक समूह का गठन किया था, जिसे फांसी कहा जाता है। तो क्या किया था? जब जो व्यक्ति हैं बेनिटो मुसलिनी और उनके और जो बाकी साथी थे कट्टरपंथी, उन्होंने क्या करा, जर्मनी और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध का समर्थन किया और एक राजनीतिक समूह बनाया जिसका नाम था फांसी, जो, ठीक है, फांसी जिसका नाम था। फिर 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, मतलब 20वीं शताब्दी के बाद में इसका विस्तार यूरोप के अन्य देशों में भी हुआ। जर्मनी में एडोल्फ हिटलर, इटली में बेनिटो मुसलिनी, स्पेन में फ्रांसिस्को फ्रैंको और अर्जेंटीना में जुआन पेरोन 20वीं शताब्दी के प्रसिद्ध फांसीवादी नेता थे। तो जो मैंने आपको नेताओं के नाम बताए ये हर एक देश में
अलग अलग नेता थे जिन्होंने फांसीवादी जो विचारधारा थी उसको अपनाया और उसको बढ़ाने में कार्य किया। फिर आते हैं कि फांसीवादी विचारधारा की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहले आती है राष्ट्रवाद, अपने राष्ट्र और अपने लोगों के लिए देशभक्ति की मजबूत भावना। तो जितने भी लोग फांसीवादी विचारधारा को अपनाते हैं, मानते हैं, उनमें क्या है, वो अपने लोगों के लिए देशभक्ति, उनके अंदर देशभक्ति की ज़्यादा से ज़्यादा भावना देखने को मिलती है। वास्तव में फांसीवाद का राष्ट्रवाद इतना मजबूत है कि इसमें अक्सर दूसरों की तुलना में राष्ट्रीय और जातीय श्रेष्ठता की भावना शामिल होती है। मतलब कि इसमें अक्सर दूसरों की तुलना में, जो बाकी विचारधाराएं हैं उनकी तुलना में राष्ट्रीय और जातीय श्रेष्ठता की भावना देखने को मिलती है। मतलब कि फांसीवाद की विचारधारा के लोग यही मानते हैं कि हमारी जो विचारधारा है वही सबसे उत्तम है, हमारा राष्ट्र है वही सबसे उत्तम है, और बाकी जो देश हैं, विचारधाराएं हैं, वो उनसे नीचे हैं। इस प्रकार की लोग मानते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में नाजी फांसीवादी द्वारा यहूदियों पर किया गया अत्याचार था। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ था कि जर्मनी में जो यहूदी लोग रहा करते थे, नाजी जो लोग थे, ठीक है, फांसीवादी जो लोग थे, उन्होंने यहूदियों पे काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किया था, क्योंकि उस समय यहूदियों की काफ़ी ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि यहूदी पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया करते थे, साथ में वो अमीर वर्ग के लोग थे, तो फांसीवादी लोगों ने उन पे बहुत ज़्यादा अत्याचार किए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। फिर आती है अधिनायकवाद, एक व्यक्ति या लोग के छोटे से समूह पर केंद्रित शक्ति। मतलब कुछ व्यक्तियों के जो समूह है उसमें उसके पास सारी शक्तियां हैं। नागरिकों को अक्सर विपक्षी दल बनाने की अनुमति नहीं होती थी और अक्सर स्वतंत्रता चुनाव नहीं होते थे। तो जो फांसीवादी व्यवस्था है उसकी विशेषताओं में आप ये भी लिख सकते हैं कि इस विचारधारा के अंतर्गत लोगों को ना ही कोई दूसरा विपक्षी समूह बनाने की आज़ादी थी और ना ही कोई स्वतंत्र रूप से चुनाव होते थे। सत्तावादी नेता आमतौर पर कानून के शासन के अधीन नहीं होते थे, कानून उन पर लागू नहीं होता था। तो जो भी लोग सत्ता में थे, एक प्रकार से वहाँ के नेता हो गए, बड़े बड़े जो लोग हो गए जो कि सत्ता में अपना योगदान देते हैं, उन लोगों पे कानून लागू नहीं होता था, चाहे वो कुछ भी करें, साथ में वो कानून से ऊपर थे। इस प्रकार की स्थिति थी। फिर आती है सैन्यवाद। इसमें सरकार में सैन्य अधिकारियों की भागीदारी, शक्ति के दर्शन पर आधारित विदेशी नीति, सामाजिक सांस्कृतिक में सैन्य मूल्य और मानदंड का मनोबल, और सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक संस्थानों में युद्ध के तौर पर ध्यान केंद्रित किया जाता। अब देखिए सैन्यवाद का मतलब है कि आप एक उदाहरण से समझिए कि भारत में अगर हम देखें उदाहरण के तौर पर, तो भारत में सेना का क्या काम है, लोगों की रक्षा करना। इसके लिए सेना के अलग अलग गुट हैं, ठीक है। सेना का एक लिमिटेड क्षेत्र में ही आप कह सकते हैं कि योगदान है। ऐसा नहीं है कि सेना भारत के किसी भी मुद्दे में घुस सकती है। आप उदाहरण को समझिए कि ऐसा तो नहीं है कि सेना के जो लोग हैं वो राजनीतिक सत्ता में भी घुस रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है। परंतु जब फांसीवादी व्यवस्था में जर्मनी में क्या था कि इटली में क्या था, फांसीवादी व्यवस्था के दौरान कि जो भी सेना थी वो राजनीतिक सत्ता में भी घुसी हुई थी, ठीक है। आर्थिक क्षेत्र में भी सेना को देख सकते हैं, सेना का दबाव देख सकते हैं। साथ में वहीं जो कलाकृति आप कह सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें लिखी गई हैं कि राजनीतिक सांस्कृतिक में सेना का मूलधन, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक संस्थानों में युद्धों की तैयारी पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, ठीक है। कि युद्ध हो सकता है, इसके लिए आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ठीक है, राजनीतिक, इन सभी क्षेत्रों में सेना का काफ़ी ज़्यादा दबाव था। फिर आती है निगमवाद। सरकार के कुछ विशेषाधिकारी प्राप्त व्यवसाय, श्रम और सामाजिक समूहों को सीधे नीति निर्माण में भाग लेने के लिए शामिल किया जाता था। मतलब कि कुछ को विशेष अधिकार प्राप्त थे सरकार के द्वारा कुछ लोगों या फिर कुछ आप कह सकते हैं संस्थानों को विशेष अधिकार प्राप्त थे, और जब भी कोई नीति निर्णय होता था तो डायरेक्टली उन्हें नीति निर्माण में शामिल किया जाता था। एक पार्टी प्रणाली, मतलब पूरे देश में एक ही पार्टी होगी। एक राष्ट्र के लिए राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक नीतियों को तय करने के लिए एक ही पार्टी होती है। लोकतंत्र की कोई भूमिका नहीं होती, मतलब लोकतंत्र व्यवस्था की कोई भूमिका नहीं होती। किसके अंतर्गत? फांसीवादी विचारधारा के अंतर्गत। एक ही पार्टी होती थी, वही पार्टी बार बार चुनाव में
बार बार जब चुनाव लड़ती खुद ही और खुद ही जीतती थी। साथ में वही पार्टी पूरे देश का शासन चलाती थी। फिर आता है आर्थिक स्वतंत्रता। देश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए एवं बेरोजगारी को खत्म करने के लिए आर्थिक स्वतंत्रता को एक राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया जाता था। मतलब कि जिस भी देश में फांसीवादी व्यवस्था अपनाई गई उस देश ने कुछ समय पहले तक काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत को देखा था, ठीक है, बुरी स्थिति को देखा था। इसीलिए यहाँ पे आर्थिक स्वतंत्रता देखने को मिलती है कि देश को आत्मनिर्भर बनाया जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और तो और देश में जितनी भी खराब व्यवस्थाएं उनको ठीक किया जाए। तो बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए आर्थिक स्वतंत्रता के रूप में नीति को अपनाया गया। साम्यवाद एवं पूंजीवाद का विरोध। अपने मूल सिद्धांतों द्वारा इसने साम्यवाद और यहाँ तक कि पूंजीवाद का भी कड़ा विरोध किया। मतलब फांसीवादी व्यवस्था ने साम्यवाद जो कि यूएसएसआर की व्यवस्था थी, ठीक है, और वहीं पूंजीवाद जो कि अमेरिका की व्यवस्था थी, इन दोनों व्यवस्थाओं को पूरी तरह से, विचारधाराओं को पूरी तरह से इनका विरोध किया। फिर आती है उदय और प्रसार। शांति संधियों से असंतोष। तुर्की और जर्मनी के क्षेत्र को हासिल करने के लिए इटली प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों में शामिल हुआ। तो इटली का क्या मानना था कि अगर वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक प्रकार से हर किसी का युद्ध में लड़ने का एक मोटिव होता है, ठीक है, कि हम युद्ध क्यों कर रहे हैं, तो इटली चाहता था कि तुर्की और जर्मनी का जो क्षेत्र है वो उसे मिल जाए। इसीलिए वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मित्र राष्ट्रों में शामिल हुआ, लेकिन उसे पेरिस संधियों से कुछ नहीं मिला। मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पेरिस की संधि हुई थी, जो कि मैं पहले भी चैप्टर्स में बता चुका हूँ। उस पेरिस संधि के अकॉर्डिंग जितना भी क्षेत्र है, जिस भी देश का जो क्षेत्र था वो क्षेत्र उसे वापसी मिल जाएगा, चाहे वो तुर्की का हो चाहे वो जर्मनी का हो, ठीक है। युद्ध में अगर इटली जर्मनी को जीत भी लेता, या जितना भी क्षेत्र उसने जीता होगा उतना क्षेत्र जर्मनी को वापसी दे दिया जाएगा। तो कुछ नहीं मिला। वार्सा की संधि के कारण जर्मनी को घोर अपमान और नुकसान उठाना पड़ा। तो जब वार्सा की संधि की गई तो जर्मनी को काफ़ी ज़्यादा अपमान झेलना पड़ा, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी काफ़ी ज़्यादा हार चुका था। फिर आती है आर्थिक संकट। देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उदय किस प्रकार हुआ फांसीवाद का और प्रसार किस प्रकार हुआ। तो आर्थिक संकट। प्रथम विश्व युद्ध में इटली को भारी जान माल की हानि का नुकसान हुआ। युद्ध के बाद कई सैनिक बेरोजगार हो गए, व्यापार और वाणिज्य बड़े पैमाने पर बर्बाद हो गए, जिसके कारण व्यापक बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई, खाद्यान्न की भी कमी आ गई। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इटली के सामने एक बड़ा, आप कह सकते हैं कि समस्या उठ के सामने आई, वो थी आर्थिक संकट, क्योंकि युद्ध में काफ़ी ज़्यादा पैसा खराब हो गया था, ठीक है, जान माल की हानि हुई। कई सारे जो सैनिक थे, जो लोग थे, वो बड़े स्तर पर बेरोजगार हो गए, बिकॉज काम करने के लिए नहीं है, सरकार के पास काम नहीं है, ठीक है, पैसा नहीं है कि अगर कोई काम कर रहा है तो उसे पैसा दिया जा सके। तो इस प्रकार की स्थिति इटली के लोगों को देखनी पड़ी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। तो व्यापक स्तर पर क्या आ गया, बेरोजगारी भी आ गई, और तो और खाद्यान्न की कमी हो गई। मतलब खाने योग्य जो चीज़ें थी उन सब की बड़ी कमी देखनी पड़ी। फिर आता है राजनीतिक अस्थिरता। इटली गठबंधन सरकारों की एक श्रृंखला द्वारा शासित था और उनकी नीतियों में कई निरंतरता नहीं थी। सरकारें बेरोजगारी, हड़ताल और दंगों की समस्या से निपटने में असमर्थ थी। तो अब देखिए राजनीतिक अस्थिरता। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इटली में काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ इकट्ठा हो गई थी, आप कह सकते हैं कि देखने को मिली, जैसे कि राजनीतिक अस्थिरता। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, इटली की जो आर्थिक स्थिति थी वो तो खराब हो ही गई, वहीं पर राजनीतिक स्थिति में भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती हैं। जिस प्रकार की सरकार को क्या क्या देखने को मिला, बेरोजगारी, हड़तालें, दंगे, इन चीज़ों का जो आप कह सकते हैं कि समस्या थी ये सरकार के सामने थी। तो राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई। फिर आती है वर्ग संघर्ष। युद्ध के दौरान आम जनता से वादा किया गया था कि उनकी आर्थिक ज़रूरतों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। इन वादों की अनदेखी की गई, जिससे जनता में रोष की भावना उत्पन्न हो गई। इस प्रकार लोग चाहते थे कि सरकार का नियंत्रण आम आदमी के हाथों में ही रहे। तो वर्ग संघर्ष एक प्रकार से कि युद्ध के दौरान लोगों से वादा किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा कि आपको जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, परंतु वर्ग संघर्ष का पॉइंट का मतलब ये है कि जो ऊंचे वर्ग थे उनकी जो नीड्स थी, आवश्यकताएं थी, उन्हें तो पूरा किया जा रहा था, परंतु जो निचले वर्ग है, आम जनता है, उनकी जो आवश्यकताएं उन्हें पूरा नहीं किया जा रहा था। तो जनता इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा रुष्ट थी। तो इसीलिए जनता चाहती थी कि
जो भी सरकार का नियंत्रण है वो आम लोगों के हाथ में हो। फिर आती है मध्य वर्ग का उदय। आबादी के सबसे बड़े वर्ग के रूप में वेतनभोगी मध्य वर्ग का उदय, जिन्होंने यह महसूस किया कि पारंपरिक उदारवादी दलों द्वारा उनका प्रतिनिधित्व नहीं किया जा रहा था और वे संगठित बड़े व्यवसाय और संगठित श्रम के बीच में नए रास्ते की तलाश में थे। इसमें आर्थिक असुरक्षा और पतन की भावना के साथ सांस्कृतिक बेचैनी की भावना उत्पन्न हो गई। अब देखिए, मध्य वर्ग का उदय मतलब मिडिल क्लास लोगों का उदय हुआ था और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा उदार आप कह सकते हैं कि प्रसार हुआ था किसका, फांसीवादी व्यवस्था का। तो आबादी का काफ़ी बड़ा वर्ग है मिडिल क्लास, ठीक है। तो वेतनभोगी मध्य वर्ग का उदय, जिन्होंने महसूस किया, जो मिडिल क्लास लोग थे उन्होंने महसूस किया कि पारंपरिक उदारवादी जो दल है या जो पार्टी हैं जो पारंपरिक पुराने समय से चली आ रही हैं, वो पार्टी अब मिडिल क्लास लोगों का जो आप कह सकते हैं कि बोझ नहीं उठा पा रही, उनकी जो नीड्स है उन्हें पूरा नहीं कर पा रही, ठीक है। वे संगठित बड़े व्यवसाय और संगठित श्रम के बीच नए रास्ते की तलाश कर रहे थे, क्योंकि जो लोग थे वे बड़े संगठनों और संगठित श्रम के बीच में एक नया रास्ता ढूंढ रहे थे ताकि उनका जीवन यापन किया जा सके। ये आम लोग कर रहे थे। उनमें आर्थिक असुरक्षा और पतन की भावना, मतलब उनमें आर्थिक रूप से असुरक्षा, अब उनके पास धन नहीं है तो उनको असुरक्षा तो पैदा हो ही जाएगी कि अब धन नहीं है तो हम अपना जीवन यापन किस प्रकार करेंगे। वहीं पे पतन मतलब कि मिडिल क्लास है उसको हटा दिया जाएगा पूरी तरह से। इस चीज़ की जो भावना है और बेचैनी उन लोगों में उत्पन्न हो गई थी। समाजवाद और साम्यवाद का खतरा। साम्यवाद से प्रेरित होकर किसानों ने जमींदारों से ज़मीन छीन ली और कामगारों ने कारखानों पर कब्जा कर लिया। उद्योगपति श्रमिक संघों की ताकत से चिंतित थे और एक शक्तिशाली सरकार चाहते थे जो शांति स्थापित कर सके, इसीलिए उन्होंने फांसीवाद को वित्तीय सहायता प्रदान की। अब देखिए, समाजवाद और साम्यवाद से खतरा। जो किसान थे, जमींदारों के अंतर्गत काम करते थे, नीचे काम करते थे, उन किसानों ने परेशान होकर जमींदारों से ज़मीन छीन ली। वहीं पे कारखानों में काम करने वाले मजदूरों ने कारखाने का जो मालिक हुआ करता था उससे कारखाने की पूरी आप कह सकते हैं कि जितने भी कारखाने पर ही कब्जा कर लिया पूरी तरह से। तो अब जो जमींदार थे और जो कारखाने के मालिक थे उनके सामने कई सारी परेशानियां सामने आई। अब उन्होंने क्या करा, इसीलिए उन लोगों ने फांसीवादी जो व्यवस्था थी उसको वित्तीय सहायता दी ताकि एक नई आप कह सकते हैं कि सरकार सत्ता में आए और जो फांसीवाद एक प्रकार से जो कह सकते हैं कि किनकी सहायता करे, उद्योगपतियों की सहायता करे और जमींदारों की सहायता करे। इस प्रकार की सरकार आए और शांति को बनाए रखे। इसीलिए फांसीवाद को वित्तीय सहायता दी। फिर आती है राष्ट्रीय संघ की विफलता। राष्ट्रीय संघ कमजोर साबित हुआ और तानाशाही के उदय को रोकने में विफल रहा। नेतृत्व। मुसोलिनी और हिटलर का व्यक्तित्व करिश्माई था। मतलब मुसोलिनी और हिटलर का व्यक्तित्व ही ऐसा था कि अगर वो किसी स्टेज पे खड़े होकर भाषण देते थे तो वो जो लोग उनका भाषण सुन रहे हैं वो लोग उनके भाषण में पूरी तरह लीन हो जाते थे, उनकी जो बात होती थी वही मानते थे, ठीक है। इस प्रकार का उनका करिश्माई व्यक्तित्व था। उनके भाषण ने अपने अपने देश के अतीत के गौरव और प्रशंसा की और अपने देशभक्तियों का विश्वास जीता, ठीक है। तो इसी प्रकार उनके भाषण ने लोगों का विश्वास जीत लिया था। फिर आते हैं इटली में। अब इटली में बेनिटो मुसोलिनी का उदय किस प्रकार हुआ। तो 1921 में इटली में चुनाव हुआ। हालांकि कोई भी पार्टी बहुमत नहीं जीत सकी और कोई भी स्थिर सरकार नहीं बन सकी। मुसोलिनी की पार्टी द्वारा आयोजित आतंक के बावजूद उनकी पार्टी केवल 35 सीटें हासिल कर सकी, जबकि समाजवादी और कम्युनिस्ट ने मिलकर 138 सीटें जीती। तो देखिए कि 1921 में चुनाव हुए, ठीक है, परंतु कोई भी पार्टी पूरी तरह से आप कह सकते हैं बहुमत नहीं प्राप्त कर पाई। फिर मुसोलिनी की जो पार्टी थी उन्होंने आतंक बना रखा था क्षेत्र में, परंतु फिर भी उनकी पार्टी को केवल 35 ही वोट मिले और जबकि समाजवादी और कम्युनिस्ट की जो पार्टी थी उन्हें 138 वोट मिले। मुसोलिनी ने खुलेआम सत्ता को जब्त करने की बात कही। अक्टूबर 1922 में उन्होंने रोम पर एक मोर्चे का आयोजन किया। मुसोलिनी ने क्या करा कि खुलेआम
ये कहा कि अब हम सत्ता को अपने पूरे हाथों में ले लेंगे, मतलब सत्ता पर कब्जा कर लेंगे, इस प्रकार की बात कही। और 1922 अक्टूबर 1922 में रोम पर एक मोर्चा खोल दिया। इटली की सरकार ने मुसोलिनी के स्वयंसेवकों के खिलाफ प्रतिरोध का कोई संकेत नहीं दिखाया। अब इटली की जो गवर्नमेंट थी उस समय की, उसने जो भी मुसोलिनी के जो लोग थे, मुसोलिनी कि आप कह सकते हैं कि फांसीवादी व्यवस्था के जो लोग थे, उन पर कोई भी एक प्रकार से दबाव नहीं दिया या प्रतिरोध नहीं किया। इसके बजाय उन लोगों ने क्या करा, इटली के राजा ने मुसोलिनी की सरकार को अपने अंतर्गत शामिल करने का आमंत्रण दिया, मतलब इनविटेशन दिया गया मुसोलिनियों को कि आप आइए और सरकार में शामिल होइए। तो वो लोग यही चाहते थे। फिर इस प्रकार एक गोली दागे बिना मुसोलिनी के नेतृत्व में फांसीवादी इटली की सत्ता में आ गई। फांसीवादियों द्वारा सरकार के अधिग्रहण के बाद आतंक का शासन प्रारंभ हुआ। अब क्या हुआ, जब मुसोलिनी ने सत्ता को ज्वाइन कर लिया, सत्ता में का हिस्सा बन गए, तो उन लोगों ने जो सत्ता के बाकी लोग थे उन्हें हटाकर पूरी की पूरी सत्ता को अपने हाथों में ले लिया। और अब क्या चालू हुआ, आतंक का जो दौर था वो चालू हुआ। समाजवादी आंदोलन को दबा दिया गया और समाजवादी और कम्युनिस्ट नेताओं को या तो जेल में डाल दिया गया या मरवा दिया गया। ठीक है, तो जितने भी समाजवादी आंदोलन चल रहे थे उन्हें पूरी तरह दबा दिया गया, समाजवाद के नेताओं को जेल में डाल दिया गया या फिर मौत के घाट उतार दिया गया। 1926 में मुसोलिनी की पार्टी को छोड़कर सभी राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के जो काम है वो तानाशाही व्यवस्था में होते हैं, जो कि फांसीवादी व्यवस्था भी है। तो 1926 में क्या हुआ, मुसोलिनी की पार्टी को छोड़कर जितनी भी पार्टी थी उन सबको हटा दिया गया, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया, बैन कर दिया गया। इटली में फांसीवाद की जीत ना तो चुनावों में जीती का परिणाम थी और ना ही लोकप्रिय विद्रोह। इटली की सरकार को फांसीवादियों को सौंप दिया गया क्योंकि इटली के शासक वर्ग लोकतंत्र और समाजवाद को अपनी शक्ति के लिए खतरा मानते थे। अब देखिए इस पॉइंट को समझिए कि इटली में फांसीवाद इसलिए नहीं आई क्योंकि वो सत्ता में चुनाव जीती या फिर आप कह सकते हैं इसमें जो सत्ता के जो परिणाम निकले उसकी वजह से। वो सत्ता में इसलिए आई क्योंकि जो राजा था या इटली की जो सरकार थी वो ये सोचती थी कि लोकतंत्र या फिर जो समाजवाद है वो खतरा है इटली के लिए, इसीलिए उसने पूरी की पूरी जो व्यवस्था है वो फांसीवादी लोगों को सौंप दी। ठीक है, सिर्फ एक केवल डर से उन लोगों ने फांसीवादी व्यवस्था को पूरी सत्ता दे दी। जर्मनी में हिटलर का उदय किस प्रकार हुआ, तो देखिए अभी हम इटली में बात कर रहे थे कि जो फांसीवादी व्यवस्था है वो किस प्रकार थी, अब जर्मनी में हिटलर का उदय किस प्रकार हुआ। मुसोलिनी की तरह हिटलर ने भी बर्लिन पर एक मोर्चे के माध्यम से सत्ता पर कब्जा करने की योजना बनाई। ठीक है, तो हिटलर ने क्या करा, बर्लिन पर एक मोर्चा, हिटलर ने सोचा कि हम बर्लिन पर एक मोर्चा खोलेंगे और उसके बाद पूरी की पूरी सत्ता को अपने कब्जे में ले लेंगे। हालांकि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया, लेकिन उनका कार्यालय पूरा होने से पहले ही रिहा कर दिया गया। तो हिटलर को रिहा कर दिया गया उसके समय से पहले ही, जितने साल की उसे जेल हुई थी। जेल में उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, जेल में हिटलर ने एक पुस्तक लिखी थी मिनी कैंपिफ, जिसका जो आप कह सकते हैं शाब्दिक अर्थ है माई स्ट्रगल, मतलब माई स्ट्रगल जो शब्द है, माई स्ट्रगल बुक का टाइटल था। इसमें नाजी आंदोलन के कुछ सबसे राक्षसी विचार व्यक्त किए थे, मतलब नाजीवादी जो व्यवस्था थी उसके जितने भी विचार थे वो इस बुक में बताए गए थे। उन्होंने हिंसक राष्ट्रवादी और युद्ध का महिमा मंडन किया। तो इस बुक में बताया था हिंसक राष्ट्रवादी व्यवस्था को बताया, युद्ध का महिमा मंडल को बताया। उन्होंने बल और क्रूरता तथा एक महान नेता द्वारा शासन के उपयोग, महिमा मंडन और अंतर्राष्ट्रीयता शांति का उपहास भी किया था। तो इस बुक में कई सारी चीज़ें बताई गई, जैसे कि लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसका उपहास किया गया, साथ में अंतर्राष्ट्रीयता के बारे में भी उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई थी। उन्होंने जर्मन यहूदियों के खिलाफ अत्यधिक घृणा का प्रचार किया। तो इस बुक में जर्मनी में जो लोग यहूदी रहा करते थे उनके खिलाफ अत्यधिक घृणा को भी दिखाया गया, जिन्हें न केवल प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के लिए दोषी ठहराया गया बल्कि जर्मनी की सभी बुराइयों के लिए, मतलब कि जर्मनी में जो लोग रहा करते थे, जो बुक लिखी गई हिटलर के द्वारा, ठीक है, माई स्ट्रगल। तो इस बुक में ये बताया गया है कि जितनी भी जर्मनी की जो बेइज्जती हुई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो युद्ध हारा वो किसकी वजह से हारा, यहूदियों की वजह से हारा, और जितनी भी चीज़ें हैं वो यहूदियों के सर पे डाल दी गई। नाजियों के भयानक विचारों
को सेना, उद्योगपति, बड़े जमींदारों और गणतंत्र विरोधी राजनेताओं का समर्थन मिला। तो नाजियों के जितने भी विचार थे, नाजीवादी व्यवस्था के जितने भी खतरनाक विचार थे, ठीक है, उन सबको किनका समर्थन मिला? बड़े बड़े उद्योगपति का समर्थन मिला, जमींदारों का समर्थन मिला, गणतंत्र विरोधियों का समर्थन मिला, साथ में राजनेताओं का भी समर्थन मिला। वे हिटलर को जर्मनी के तारणहार के रूप में देखते थे। मतलब जर्मनी का जो हिटलर था वो एक प्रकार से जेल से बाहर आने के बाद क्या बन गया? एक मसीहा बन गया था पूरे के पूरे जर्मनी के लिए। हिटलर के सत्ता में आने से पहले जर्मनी में हुए चुनाव में नाजी पार्टी ने समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टी की तुलना में कम वोट प्राप्त किए। इसने केवल 650 में से 196 सीटें ही जीती थी। तो सत्ता में आने से पहले, हिटलर के सत्ता में आने से पहले जो वोटिंग हुई थी उसमें कम्युनिस्ट पार्टी और समाजवादी पार्टी को हटा दें तो नाजी की जो पार्टी थी उसने केवल 196 सीटें ही जीती थी। फिर आती है जर्मनी में हिटलर का उदय। तो चुनाव में खराब प्रदर्शन के बावजूद हिटलर को 1933 में जर्मनी के राष्ट्रपति द्वारा जर्मन का चांसलर नियुक्त किया गया। अब देखिए कि चुनाव में खराब प्रदर्शन था, फिर भी हिटलर को 1933 में जर्मनी के राष्ट्रपति द्वारा क्या बना दिया गया? जर्मनी का चांसलर बना दिया गया। कुछ ही हफ्ते के भीतर जर्मनी में लोकतंत्र का पूरा ताना बाना बिखर गया। तो लोकतंत्र की जो व्यवस्था थोड़ी बहुत थी जर्मनी में, अब हिटलर के चांसलर बनते ही वो पूरी तरह से समाप्त हो गई, ताना बाना बिखर गया। सत्ता में आने के तुरंत बाद हिटलर ने चुनाव का आदेश दिया और आतंक के शासन का आरंभ कर दिया। नाजी विरोधी नेताओं के बड़े पैमाने पर हत्या को आयोजित किया गया। मतलब जो भी लोग नाजीवादी व्यवस्था को विरोधी मानते थे उन सबको मरवा दिया गया बड़े स्तर पर। राइक्सटैग जर्मनी के संसद की इमारत को नाजियों ने आग लगा दी। अब देखिए नाजियों के द्वारा जो संसद थी, जर्मनी की जो संसद थी उसमें आग लगा दी गई। कम्युनिस्ट पार्टी जर्मनी को आग के लिए दोषी ठहराया गया। तो जो कम्युनिस्ट की जो पार्टी थी जर्मन की उसको आग लगाने के लिए दोषी ठहराया गया और दबा दिया गया था। ट्रेड यूनियन को दबा दिया गया और समाजवादी, कम्युनिस्ट और नाजी विरोधी राजनेताओं को रास्ते से हटा दिया गया। तो बड़े स्तर पर क्या किया गया? पूरी तरह से तानाशाही व्यवस्था फैल गई थी। हिटलर ने सत्ता में आते ही नाजी जो समाजवादी व्यवस्था है और कम्युनिस्ट व्यवस्था है उसको पूरी तरह से सफाया कर दिया। साथ में उनके जो समर्थक लोग थे, जो गुट थे, ठीक है, जितने भी संस्थान से उन सबको हटा दिया गया। समाजवादियों और कम्युनिस्ट के अलावा यहूदियों को अपमान और हिंसा के संगठित अभियान का शिकार किया गया। अब जो लोग यहूदी थे उन्हें भी इस चीज़ का सामना करना पड़ा। इस प्रकार जर्मनी में नाजीवाद की जीत इटली में फांसीवाद की तरह ना तो लोकप्रिय विद्रोह का नतीजा था और ना ही बर्लिन मुसोलिनी जैसे मोर्चा का परिणाम। हिटलर का सत्ता में आना राजनीतिक साजिश का नतीजा था। अब देखिए कि जो इटली में आपने देखा कि फांसीवादी जो व्यवस्था थी वो किस प्रकार सत्ता में आई, वो सत्ता में चुनाव की तरह से आई थी। परंतु जिस प्रकार जो मुसोलिनियों को सत्ता में बुला लिया गया था, अब यहाँ पे क्या हुआ? हिटलर को गवर्नमेंट ने हिटलर को चांसलर बना दिया और हिटलर ने पूरी की पूरी जो साजिश रची थी वो काम कर गई और पूरी की पूरे जो इटली का जो व्यवस्था है वो उसके अंतर्गत आ गई। जर्मनी की जो व्यवस्था थी वो उसके अंतर्गत आ गई और नाजीवादी व्यवस्था पूरी तरह से विश्व के सामने आ गई। तो क्या था? ये साजिश का एक नतीजा ही था। फांसीवादी और नाजीवादी में क्या समानताएं क्या है? तो दोनों कम्युनिस्ट विरोधी थी और धनी पूंजीपति और उद्योगपतियों द्वारा समर्थित थी। मतलब दोनों फांसीवादी और नाजीवादी कम्युनिस्ट की विरोधी थी और पूंजीपति और उद्योगपति द्वारा क्या थी? समर्थित थी। दोनों का उद्देश्य तानाशाही राज्य की स्थापना करना था। उद्योग, कृषि, लोगों के जीवन जीने के तरीके को पूर्ण स्वरूप से नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया। राज्य को सर्वोच्चित पर जोर दिया। ठीक है, तो राज्य को एक सर्वोच्च माना। युद्ध, राष्ट्रवाद और नेता को महिमामंडित किया गया। ठीक है, युद्ध, राष्ट्रवाद और जो नेता है उनको महिमामंडित किया गया। राष्ट्र के पुनर्जन्म के प्रमुख महत्व दिया गया। मतलब राष्ट्र को दोबारा से बनाना
इस चीज़ को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया था फांसीवादी और नाजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत। फिर शिक्षा पर अत्यधिक नियंत्रण किया गया, मतलब शिक्षा का जो क्षेत्र था उसमें नियंत्रण था इन तानाशाही लोगों का, मतलब कि हर कोई व्यक्ति पूरी प्रकार की शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता था। साथ में राष्ट्र के प्रति अंध आज्ञाकारिता को बढ़ावा दिया गया। फिर इनके बीच में अंतर क्या है? फांसीवादी कभी भी इटली में गहरी जड़ें नहीं जमा पाए जैसे कि जर्मनी में किया था। ठीक है, तो फांसीवादी जो व्यवस्था थी वो इटली में कभी भी गहरी जड़ें नहीं जमा पाई जैसे कि जर्मनी में किन लोगों ने जमाई? नाजीवादी ने। इतावली प्रणाली जर्मनी की तरह कुशल नहीं थी। इटली में फांसीवादी आत्मनिर्भर बने और बेरोजगारी को दूर करने में घोषित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सके। मतलब इटली में जो फांसीवादी व्यवस्था थी वो आत्मनिर्भर तो बने परंतु बेरोजगारी को दूर नहीं कर पाए। इटली की फांसीवादी व्यवस्था जर्मनी की नाजीवादी व्यवस्था जितनी निर्मम नहीं थी। अब देखिए कि इटली में जो व्यवस्था थी फांसीवादी, उसमें लोगों को पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि जेल में डाल दिया गया अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, या फिर कुछ हद तक उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। परंतु जर्मनी में हिटलर के टाइम में लोगों को साफ साफ मार दिया जाता था, कोई भी उन पर रहम नहीं किया जाता था। ठीक है, वहाँ बड़े पैमाने पर वैसे अत्याचार नहीं हुए जैसे जर्मनी में यहूदियों के साथ हुए थे। इतावली फांसीवादी यहूदी विरोधी या नस्लवादी नहीं था। ठीक है, तो इतावली जो फांसीवादी व्यवस्था थी वो यहूदी विरोधी थी परंतु नस्लवादी व्यवस्था नहीं थी। मुसलिनी अपने धार्मिक नीतियों के साथ अधिक सफल था। ठीक है, तो मुसलिनी जो थे वो धार्मिक नीतियों को मानते थे और उन्हीं के आधार पर वो अधिक सफल थे। तो ये था इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट। अभी नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। साथ में मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि ये जो नोट्स हैं ये इंटरनेट पे से उठाए गए हैं। ठीक है, कुछ जो नोट्स हैं वो हमने अपनी तरफ से लिखे हैं। इसी पूरे के पूरे PDF में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके हमारे टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में आपको इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके हमारे इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।